हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अरविंद लकेसर, न्यूरोलॉजिस्ट वसुंधरा हॉस्पिटल जोधपुर। आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है, यानी कि 29 अक्टूबर। आज के दिन हम स्ट्रोक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। स्ट्रोक बेसिकली दो टाइप का होता है। सरल भाषा में कहें तो या तो दिमाग की नस फट जाती है या दिमाग की नस ब्लॉक हो जाती है। इसके कुछ मुख्य रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि उम्र का ज़्यादा होना, डायबिटिक होना या किसी प्रकार के एडिक्शंस होना, जैसे कि धूम्रपान करना, तंबाकू खाना या शराब पीना। कुछ जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं, और इसके अलावा हाइपरटेंशन एक इसका मुख्य रिस्क फैक्टर होता है। स्ट्रोक होने पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि लक्षण जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से आते हैं, अचानक से आते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई खून की नस ब्लॉक होती है या फटती है तो उसके आगे का जो एरिया होता है जहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है वो अचानक से डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस एरिया का काम अचानक से बंद हो जाता है। तो जैसा कि लोग पूछते हैं कि हम घर पे कैसे पहचानें कि हमें स्ट्रोक हुआ है या हमारे रिश्तेदार को स्ट्रोक हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो लक्षण स्ट्रोक में आते हैं वो सब अचानक से आते हैं। तो अगर कोई लक्षण अचानक से आ रहा है तो ये इस बात को इंडिकेट कर सकता है कि उनको स्ट्रोक हो सकता है। अब लक्षण इसमें क्या कॉमन होते हैं, जो एरिया ब्रेन का इन्वॉल्व होगा उसी के हिसाब से लक्षण आते हैं। जो कॉमन टाइप का होता है उसमें एक हाथ या पैर में कमजोरी आने के साथ मुंह तिरछा हो जाता है और जबान तुतलाने लगती है। और इसके अलावा जो पीछे के हिस्से में, दिमाग के पीछे के हिस्से में जो स्ट्रोक होते हैं उनमें ज़्यादातर जो लक्षण आते हैं उसमें अचानक से बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, डबल दिखाई देने लगता है, उल्टी आती है, और आदमी को खड़े होते ही बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। कभी कभी जो देखने का सेंटर होता है उसके आसपास अगर स्ट्रोक होता है, आई का लोकल स्ट्रोक होता है, तो उसमें पेशेंट को देखने में दिक्कत होती है। अचानक से विजन जा सकता है, देखने की जो क्षमता है वो कम हो सकती है, या फिर डबल दिखाई देने लगता है। और इसके अलावा जैसे ही स्ट्रोक के ये लक्षण आते हैं, पेशेंट को क्या करना चाहिए, वो पूछते हैं कि कितने घंटे बाद हम हॉस्पिटल लेके आएँ। जनरली जितने भी पेशेंट जो मैंने पिछले 6 साल में देखे हैं वो तभी आते हैं जब या तो उनके पास नियर बाई फैसिलिटी अवेलेबल होती है, या वो जागरूक होते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, या फिर वो अचानक से जब उनके घर में होता है तो फैसिलिटी जब अवेलेबल होती है तभी वो घर से बाहर निकलते हैं, नहीं तो नहीं आते। तो जो मैंने पेशेंट से पूछा है कि आपको कितने घंटे में हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना चाहिए, तो ये वाला जो पोर्शन है वो पेशेंट्स को बिल्कुल नहीं पता होता है। उनको पता ही नहीं होता कि हमें कितने घंटे में हॉस्पिटल आना चाहिए, क्योंकि जो ट्रीटमेंट पार्ट है स्ट्रोक का उसके बारे में जो जागरूकता है वो बहुत ही कम है। इस वजह से पेशेंट्स को काफ़ी आर्थिक और शारीरिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। आप इमेजिन करिए कि एक पेशेंट जिसका स्पीच एरिया चला गया है, या जो बेड रिडन हो गया है, या जो चीज़ को समझ नहीं सकता है, जिसको दिखाई नहीं देता, वो परिवार के दूसरे सदस्यों पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाता है। अगर ऐसे सदस्य आर्थिक रूप से सक्षम होता है तो पेशेंट को, परिवार को आर्थिक रूप से भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, या यूँ कहें कि परिवार की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि आपको जैसे ही इस तरह के लक्षण आते हैं तुरंत अपने नियर बाई फिजिशियन या प्रेफरेबली न्यूरो फिजिशियन से तुरंत कांटेक्ट करना है, और कांटेक्ट करने के बाद आपको तुरंत उनके पास पहुंचना है। वो आपका सीटी स्कैन करके देखेंगे कि आपकी नस ब्लॉक हुई है या फिर जो नस में हेमरेज हुआ है। दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है, पर जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और अगर नस में हेमरेज हुआ है तो हम सूजन कम करने की कुछ दवाइयाँ देते हैं, आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन भी करते हैं ताकि हम उसकी जान बचा सकें। और अगर पेशेंट की नस ब्लॉक हुई है तो उस केस में हम कुछ स्कोरिंग करते हैं, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या पेशेंट थ्रोम्बोलिसिस का जो प्रोसीजर है उसके लिए सूटेबल कैंडिडेट है कि नहीं है। थ्रोम्बोलिसिस क्या है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम एक ऐसा इंजेक्शन देते हैं
जिससे दिमाग में जो थक्का जिसकी वजह से स्ट्रोक हुआ है उस थक्के को हम घोल सकते हैं। तो थ्रोम्बोलिसिस में इंजेक्शन देने के बाद रक्त प्रवाह वापस से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर थ्रोम्बोलिसिस को 3 घंटे के अंदर कर देते हैं या फिर मैक्सिमम 4.5 घंटे, तो पेशेंट को बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितनी स्टडीज़ दुनिया भर में हुई हैं उन्हीं के तहत ये गाइडलाइन बनाई गई है कि बहुत सारे पेशेंट्स में ये देखा गया कि कितने घंटे में जो है ये इंजेक्शन लगाने से बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो ये देखा गया कि अगर 4.5 घंटे के बाद हम इंजेक्शन देते हैं और ब्लॉक को खोलते हैं तो उसके बाद जो ब्रेन का जो ऊतक होता है जिसमें दोबारा से ब्लड फ्लो मेंटेन होगा थक्का घुलने के बाद, उसके बाद कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जो ब्रेन का जो टिश्यू है वो तेज़ गति से डैमेज होता है। तो 3 से 4.5 घंटे के बाद ब्रेन का जो टिश्यू है वो लगभग परमानेंट डैमेज उसमें हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पेशेंट जो है वो 3 घंटे के अंदर हमारे पास रिपोर्ट करे तो हम जल्दी से जल्दी उसका सीटी स्कैन करके अपना जो थ्रोम्बोलिसिस का प्रोसीजर है उसको स्टार्ट कर सकें। अगर हम मैक्सिमम 4.5 घंटे तक भी इसको लगा देते हैं तो बहुत ही इसमें बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में मैं लगभग 30 पेशेंट्स को ये इंजेक्शन दे चुका हूँ, और जो न्यूरोलॉजी की जो टीम्स हैं जो अलग अलग हॉस्पिटल्स में हैं, सबका यही एक्सपीरियंस है कि जब हम इसको लगाते हैं तो पेशेंट में ड्रामेटिक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मतलब 0 पावर वाले जो पेशेंट होते हैं वो भी बहुत तेज़ गति से ठीक होते हैं। जिनमें मैंने लगाया है उनमें भी मतलब लगभग 24 से 48 घंटे में 80% से ज़्यादा पावर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो इसके लिए हम इस बात पे सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि पेशेंट जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करे। अगर वो 4.5 घंटे के बाद रिपोर्ट करता है तब भी कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन जो होता है जिसको हम बोलते हैं एमआर परफ्यूजन या सीटी परफ्यूजन, उसके द्वारा हम ये देखते हैं कि क्या अभी भी कोई ब्रेन का हिस्सा ऐसा है जो अभी डेड होने वाला है और डेड हुआ नहीं है। तो उसमें थ्रोम्बेक्टमी नाम का प्रोसीजर कर सकते हैं, जिसमें हम एक गाइड वायर की सहायता से ब्रेन के अंदर जा कर के जो थक्का है उसको रिमूव कर सकते हैं। कई बार लार्ज आर्टरी स्ट्रोक होते हैं, उसमें थ्रोम्बोलिसिस के बाद इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, तो ऐसे केस थ्रोम्बोलिसिस के बाद हम परफ्यूजन करके थ्रोम्बेक्टमी का प्रोसीजर करते हैं। ऐसा करने के बाद पेशेंट्स जो है वो लगभग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। 3 महीने पे जो रिजल्ट कंपेयर किए गए हैं कि जिनको थ्रोम्बोलिसिस या थ्रोम्बेक्टमी का प्रोसीजर दिया गया और जिनको नहीं दिया गया, उनमें दिन रात का अंतर होता है। एक पेशेंट जिन्होंने इस प्रोसीजर का लाभ लिया होता है वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो पार्ट है, ट्रीटमेंट पार्ट है, इसके बारे में जनता को जागरूक किया जाना बहुत आवश्यक है। और वैसे तो जो सरकार है उसको भी इसके तहत कुछ प्रोग्राम चलाने चाहिए। और मैं अपने जो साथी हैं, जो फिजिशियंस हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो पेरीफेरी में काम करते हैं, या अदर जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि वो लोगों को इस पार्ट के बारे में ज़रूर जागरूक करें। 2 मिनट के लिए वो किसी एक विजिट पे जो पेशेंट एट रिस्क हैं, जैसे कि डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं या जिनको पहले माइनर स्ट्रोक आया है, उनको ये एक्सप्लेन करके रखें कि थ्रोम्बोलिसिस क्या होता है, और अगर ऐसा होता है तो उनके घर वाले उस हालात में किस तरह से जो है रिस्पॉन्ड करें और कैसे वो जल्दी से जल्दी जो है ट्रीटमेंट लें। तो यह जानकारी जो है वो आम जनता तक, जन जन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं अपने जो सोशल मीडिया पे कनेक्टेड फ्रेंड्स हैं उनसे भी ये अपील करूँगा कि वो इन जानकारी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सिर्फ इसी लेक्यूना की वजह से, इसी कमी की वजह से पेशेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं। इसके अलावा फिर हम पेशेंट्स का ट्रीटमेंट ये करने के बाद रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके लिए कुछ जांचें करते हैं, लाइक इको या फिर एंजियोग्राफी की कहाँ पे कितना कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, या थक्का जो है वो कहीं हार्ट से तो नहीं आया है। उन रिस्क फैक्टर्स को हम मॉडिफाई करते हैं ताकि फ्यूचर में उसको दोबारा स्ट्रोक नहीं हो।
और फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन की सहायता से हम पेशेंट को जो है वो एज अर्ली एज नॉर्मल करने का प्रयास करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की यह जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके काफ़ी लोगों को जो है फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। दूसरा ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी जो सीज़न आ रहा है सर्दी का सीज़न, जिसमें अक्टूबर से लेके फरवरी तक सबसे ज़्यादा जो केसेस स्ट्रोक के होते हैं वो इसी टाइम पीरियड में आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप इस स्थिति की जो स्ट्रोक की जो गंभीरता है उसके बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे और ये जो ट्रीटमेंट पार्ट है इसके बारे में आप अपने आसपास के लोगों को जितना ज़्यादा जागरूक हो सकें उतना करें, ये मेरी अपील रहेगी। धन्यवाद।